हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। समय ना रहते हुए कुछ काम रहता है तो टाइम वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो कक्षा 10वीं का जो बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम है उससे संबंधित में एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने हेल्प मांगी है कि एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि कुछ हेल्प मिल सके। तो जो अभी 13 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है जिसमें गणित का पेपर है, और आज में जो ब्लू प्रिंट है उसके आधार पर मैं कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कुछ मदद मिल सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा सुने और ध्यान से, और ताकि आपको जो प्रश्न है वो पूरे आ जाए और कौन सा प्रश्न आना है, कितने नंबर का करना है, मैं उसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाला हूँ। तो जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं उनको भी कुछ मदद मिल जाए। तो शुरू करते हैं। ये 2024 बोर्ड परीक्षा है तो नवीन अंक योजना है और सबसे पहला अध्याय है और इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, तो इसमें पूर्णांक 75 का होगा और बाकी जो भी तुम्हारे स्कूल में जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं या उससे संबंधित होगा या फिर जो भी रहेगी तो उसके हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे पास जो पूर्णांक 75 हैं उसको हम 75 में से कितने नंबर लाए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। इसमें आपको 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब 6 नंबर के प्रश्न में क्या क्या आ सकता है, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है, इसमें 2 अंक के 2 प्रश्न हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब दो प्रश्न आएंगे। इसमें टोटल 6 नंबर का रहेगा। तो कौन कौन सा प्रश्न आएगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेरे पास पुस्तक की जो सुविधा की दृष्टि है वो सब एप्लीकेशन में ही है। तो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपको क्या आएगा और कौन से प्रश्न, कौन सा टॉपिक रहेगा जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश। तो ये टॉपिक दिया है और इसी टॉपिक से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट आईएमपी जो प्रश्न बनता है, देखो यहाँ पर मैं राइट वगैरह नहीं लगाऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा और सुन के जो प्रश्न नंबर हैं और आपके पुस्तक के जो पेज नंबर हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको जो मैं उदाहरण बोलूँगा वो आपको राइट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रमेय पेज नंबर 4 पर प्रमेय जो 1.1 हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये मोस्ट आईएमपी हैं जो कि 2 नंबर में बनेगी क्योंकि इस अध्याय में सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर और 4 का नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ये अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय हैं ये बहुत आईएमपी हैं और ये आएगी ही आएगी 2 नंबर में। इसके अलावा हम बात करेंगे और जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है और उदाहरण नंबर 2 है। देखो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं एमपी बोर्ड में वह उदाहरण से ही पूछे जाते हैं और इसमें उदाहरण नंबर 3 है, इसके आने की पूरी संभावना है, और एक है उदाहरण नंबर 4। और इसमें कौन सा प्रश्न आ सकता है तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4, ये भी एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है। एक है प्रश्न नंबर 5, और क्योंकि इसमें बड़ा प्रश्न नहीं करना है क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि इसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला जो प्रश्न 2 नंबर का और जो बन रहा है, जैसे 1.1 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब इसमें पेज नंबर आपको 8 पे मिलेगा और इसमें आपको प्रमेय पूछी जाएगी। तो प्रमेय क्या क्या बन सकती हैं, तो पहली जो मोस्ट प्रमेय है वह है प्रमेय 1.2 1.2। ये प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं।
मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती हैं तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको इसको हल कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्रश्न है वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। मतलब यहीं से प्रश्न, यही टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपको एक प्रमेय मिलेगी और प्रमेय आएगी और एक उदाहरण आएगा जो कि एक सवाल रहेगा, एक न्यूमेरिकल रहेगा, एक परिभाषित करने के लिए आपको एक प्रमेय लिखने के लिए कहेगा। अब उसके बाद है प्रमेय 1.3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रश्न आएगा, तो आप इसको भी हल कर लीजिए। और एक है उदाहरण नंबर 3, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक प्रश्न जो कि है आने की पूरी संभावना है। अब उसके बाद है उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7, इसको कर लीजिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो 1.2 प्रश्नावली 1.2, प्रश्न नंबर 1 और 2। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं छोड़ाने हैं इसमें अध्याय 1 में। और इसके पीछे जो पाठ्य के लिए विशेष क्रम है, इसके फॉर्मूले एलसीएम एचसीएफ वगैरह और पूर्णांक संख्या वगैरह आप इससे पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा मिल जाए। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की। अब अध्याय 2 में क्या आने वाला है उसके हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। अब इसमें हम जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर ही मैं प्रश्न बताऊंगा आपको। इसके अलावा मैं कोई बाहरी प्रश्न की बात नहीं करूंगा। अब बहुपद हैं, इसमें भूमिका और शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। इसमें आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक ऑब्जेक्टिव आएगा इस पार्ट से, बहुपद वाले पार्ट से। तो आपको छोटे ही प्रश्न करने हैं और कौन से प्रश्न करने हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 2 नंबर के 2 प्रश्न और एक ऑब्जेक्टिव, कुल मिलाकर 5 अंक के अध्याय 2 से पूछा जाएगा। तो अब हम अध्याय 2 की बात करते हैं कि अध्याय 2 बहुपद वाले पार्ट से क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं राइट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है और मैं इसको एप्लीकेशन की मदद से आपको बता रहा हूँ। तो आप पेज नंबर वगैरह मैं बता दूंगा, या तो आप प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप मिला लीजिए अपनी पुस्तक से। अब बहुपद में बात करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक आएगा। तो यहाँ पर वास्तविक से तो बात है कि जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, या फिर बहुपद की घात पूछ सकता है, या फिर इसके अलावा गुणांक पूछ सकता है। ये एक शब्द वाले प्रश्न है, एक अंक वाले प्रश्न है। या तो इसका सूत्र वगैरह पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे यहाँ पर ये जो वक्र वाले चित्र हैं, ऐसा वक्र बनाया हुआ मिलेगा और आपको इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने, ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये जो वक्र दिख रहा है, ये कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये उसमें बिंदुओं की संख्या पूछेगा आपको। तो आपको इसमें इसके ऊपर एक यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा इसमें से। अब उसके आगे हम बात करेंगे। तो ये तो हो गए 4 चित्र जो आपको दिख रहे होंगे वक्र में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें केवल शून्यक बताना है आपको। और इसमें एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद रखना। वो कौन सा वाला, पेज नंबर 18 पर है। वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको शून्य की संख्या बतानी पड़ेगी। या फिर ये जो चित्र में जो वक्र दिख रहा है, जैसे पहले ग्राफ में देखिए, ये x वाली लाइन को दो बार काट रहा है। एक तो a डैश पे काट रहा है, एक पे काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर केवल y वाले को काटना चाहिए, सॉरी x वाले को काटना चाहिए, y वाले को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x की संख्या पूछ रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब रही बात अब प्रश्न 2 नंबर का कौन सा करना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक हो गया ये उदाहरण नंबर 1। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। ये जो 6 चित्र दिख रहे हैं आपको, ये इन 6 चित्रों में से ऑब्जेक्टिव में से 1 नंबर का पक्का आएगा। आप तो इसको पढ़ के जाइए। और इसमें 2.1 में भी हैं ये, इन या तो 2.1 ले लो या फिर ये उदाहरण नंबर 1 ले लो। यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछी जाएगी जो कि 1 नंबर में आता है।
अब यहाँ पर बहुपद में द्विघात समीकरण हो गया और द्विघात समीकरण में संयोगों का योगफल और संयोगों का गुणनफल, एक ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया होगा, आप इसको याद रखें। अब याद कौन सा सूत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है पेज नंबर 23 पर है, यहाँ पर हल किया हुआ है। ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये मूलों का योगफल है। और दूसरा फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बटा ए, ये फॉर्मूला है। अब 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कौन सा आना है, तो आप लगा लीजिए, पेज नंबर 24 पे हैं उदाहरण 2 और 3। इसके अलावा यहाँ पर अब प्रश्न, यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है उसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर आपको शून्यकों के साथ साथ इसमें उनके गुणनफलों को सिद्ध भी करना है। यहाँ पर मैं देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे ये किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध बताना है, तो यहाँ पर संबंध वाले प्रश्न आएंगे और शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, मतलब जो मैंने ग्राफ वाले प्रश्न बताए हैं जिसमें 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो पूछेगा इसमें से। तो आप निश्चित रहिए, यही करके जाइए और यही प्रश्न आएगा। तो हम वापस हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर कौन कौन सा बताया मैंने, 2, 3 और 4, पेज नंबर ये 23, 24, 25 पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बड़े प्रश्न नहीं आने वाले हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से बोल दिया है यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 निकालिए और ये प्रश्न वाली पेज नंबर 26 पे मिलेगा। और प्रश्न नंबर पहले का पहला वाला और दूसरा वाला, आप इन 2 सवालों को करके जाइए और इनके बीच में आपको संबंध गुणांक के बीच में सत्यता की जांच भी करना है। तो इसमें से एक प्रश्न जो है 100% आएगा, आप इसको पढ़ के जाइए, सवाल को हल कीजिए और आराम से ये प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाली प्रश्नावली यहाँ तो ख़त्म हो गया है। तो आप इन्हीं ये जो प्रश्न मैंने उदाहरण बताए हैं और ये प्रश्न नंबर 1 और 2 इनको अच्छे से छोड़ा लीजिए और इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर आएगा। या फिर प्रश्न नंबर 2 में देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यों का योगफल और गुणनफल ये क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो आपको एक बहुपद द्विघात समीकरण बनाना है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अथवा में ही मिलेंगे आपको, एक प्रश्न नंबर 1 और 2। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको पूरा सुनिए और पूरा देखिए। अब हम प्रश्न अध्याय 3 की बात करेंगे। अब अध्याय 3 में क्या क्या आने वाला है, ये अध्याय 3 थोड़ी सी प्रश्न वाली बड़ी हैं और इसमें आपको 7 अंक का प्रश्न आएंगे इस अध्याय से, और कितने नंबर का आएगा उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अध्याय 3 में एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब बड़ा प्रश्न आने वाला है। कौन से अध्याय से, 2 चर वाले रेखिक युग्म से। अब इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 4 नंबर का, तो ये 4 नंबर का तो वो दीर्घोत्तरी का ही आएगा और 2 नंबर का अति लघु आएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अध्याय 3 की। अब अध्याय 3 में 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको यहाँ पर या तो फॉर्मूला पूछ सकता है या तो इक्वेशन सोल्व करने के लिए दे सकता है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 30 पे देखिए, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद हैं या रेखाएं समांतर हैं, या फिर ये सारणी 3.3 के जो फॉर्मूले हैं अद्वितीय हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकता है, तो आपको इसके फॉर्मूले भी 1 नंबर में पूछ सकता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये सारणी 3.1 में मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न 4 नंबर का बन रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ वाला प्रश्न है या नहीं, हम वापस ब्लूप्रिंट को देखेंगे। ब्लूप्रिंट को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। भूमिका जो अध्याय 3 है उसमें समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, मतलब ग्राफ वाला प्रश्न पक्का आने वाला है इसमें। और अगला प्रश्न क्या आएगा, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके ऊपर हम बात करेंगे और कौन कौन सा प्रश्न इसमें आ सकता है ये हम देखेंगे।
अब हम प्रश्न पे जाएंगे। ग्राफीय विधि है और रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणित विधि। बीजगणित विधि कौन सी होगी? प्रतिस्थापन और विलोपन। तो ये दो सवाल छुड़ा के जाइए आप, इसमें से आपको जो प्रश्न है वो 100% आपको मिल जाएगा। अब दोनों हाँ हो तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो कौन सा प्रश्न आने वाला है 2 नंबर में और एक 4 नंबर में। ग्राफ वाला प्रश्न आएगा, तो ग्राफ वाला आप प्रश्न छुड़ा के जाइए। अब कौन सा आएगा इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ वाले प्रश्न पर। तो 3.1 में और इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। कौन सा? उदाहरण नंबर 1। आप इसको हल कर लीजिए। ये उदाहरण नंबर 1 जो ग्राफ विधि है ये आ सकता है, और एक है उदाहरण नंबर 2। इसमें उदाहरण नंबर 2 में आपको चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो पूरा हल नहीं हो पाएगा। एक्स और वाई के जो मान है वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल है का जो फॉर्मूला आएगा, क्योंकि एक्स और वाई के मान नहीं आएंगे इसमें। इसलिए उदाहरण नंबर 2 आप छोड़ दीजिए। तो आप उदाहरण नंबर 1 और इसमें हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। आप इसमें कौन सा वाला ले लो? एक पेंसिल वाला देख ले लो, 3.1 का पहला प्रश्न है। इसमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 इसको आप कर सकते हैं, और दोनों में से एक सवाल आ जाएगा या फिर उदाहरण नंबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बाकी प्रश्न ये 2 3 हो गया, 4 हो गया। अब 4 में भी आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो 4 में से भी आ सकता है प्रश्न नंबर 4। तो इसको आप हल करके जाइए चारों प्रश्नों को, और उसमें संगत और असंगत बताना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत नहीं है तो आपको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4। अब आगे यहाँ पर जो मोस्ट प्रश्न IMP कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पेज नंबर 35 पे मिलेगा, और उदाहरण नंबर 7। आप उदाहरण नंबर 7 कहाँ पर हैं ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं, मैं एप्लीकेशन से बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। आप इसको जरूर हल करके जाइए। मोस्ट IMP है उदाहरण नंबर 7। प्रतिस्थापना विधि से रैखिक समीकरण को हल कीजिए, मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उदाहरण नंबर 7 इसको जरूर करके जाइए, ये प्रश्न आ सकता है। उसके बाद है आपको कहाँ, सिर्फ इसमें आपको उदाहरण नंबर 7 में सिर्फ एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, आपको आगे सत्यापन नहीं करना है। तो यहाँ पर चरण 1, चरण 2 और चरण 3 तक ही हल करना है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। नहीं तो आप पूरा हल करने जाओगे तो पूरा हल नहीं करना है, आपको सत्यापन नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्स और वाई के मान इतने बताने हैं। तो ये उस उदाहरण नंबर 7 जो है IMP है। अब 3.2 में आ जाइए। 3.2 में कौन सा सवाल आ सकता है 4 नंबर में? तो ये प्रतिस्थापन विधि का है, तो उसमें पहला वाला प्रश्न और सेकेंड वाला प्रश्न ये आप 2 करके जाइए। इन दोनों में से एक आ सकता है, आ जाएगा। और उदाहरण नंबर जो 7 है, उस उदाहरण नंबर 7 आना तो कन्फर्म है, क्योंकि वो अक्सर हर साल पूछा जा रहा है। तो बीच में पिछली बार भी आया था। इस प्रश्नों का आप ज़रूर हल कीजिए। और इसमें आपको कौन सा हल करना है? 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का पहला वाला सवाल और दूसरा वाला सवाल, इन दोनों को करके जाइए, और इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, या तो आपको संख्यात्मक मान मिलेगा, या तो शब्द दिए जाएंगे। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न पहला और दूसरा मोस्ट IMP है, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको एक्स और वाई के मान इतने निकालना है। उसके बाद इसमें कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो एक है छठा सवाल, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये वाला प्रश्न भी, इसमें आपको एक्स और वाई के मान ही निकालने हैं। तो ये प्रश्न जो है, जो बता रहा हूँ, वही आने की संभावना है। बाकी प्रश्न तो बड़े हैं जो कि 5 नंबर में बनते हैं, तो आपको 4 नंबर में सोल्व करना है। तो आपको शब्द सीमा तय दी हुई है, उसी शब्द सीमा के अंदर आपको सवाल भी दिया जाएगा। अब उसके बाद है विलोपन विधि। अब या तो प्रश्न दो आएंगे आपको इसमें से, एक विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि, लेकिन दोनों प्रश्न अथवा में लेंगे, दोनों में से एक करना रहेगा, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि।
आपको जो विधि अच्छी लग रही है उससे आप उसको हल कर सकते हैं। अब इसमें विलोपन विधि से कौन सा प्रश्न बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण नंबर 10, एक ये वाला। उदाहरण से ज़्यादा सवाल बनेंगे तो उदाहरण नंबर 10 आप कर सकते हैं, और ये आपको x और y के मान तक ही हल करना है, आपको सत्यापन नहीं करना है। अगर प्रश्न सत्यापन करने के लिए पूछ रहा है तो आपको आगे हल करना है, नहीं तो सिर्फ x और y के मान निकालना है। अब प्रश्नावली 3.3 में आ जाइए, और उसमें पहला सवाल है, इसमें पहले का पहला और दूसरा सवाल, ये आपको इसको हल करके जाना, विलोपन विधि से आपको हल करना है, और प्रतिस्थापन दोनों में से कोई सी भी आप उसको हल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं ऐसा प्रश्न। लेकिन प्रश्न में पेपर में स्पष्ट लिख के दिया जाएगा आपको दोनों में से कौन सी विधि, या तो प्रतिस्थापन दी जाएगी या तो विलोपन दी जाएगी, लेकिन आपको एक ही विधि से हल करना है, दोनों से नहीं करना है। तो आप घबराइए नहीं, आपको जो विधि अच्छी लग रही है, जिससे आपको जल्दी उत्तर आ जाए या जल्दी आपको सोल्व करने में आसान होता है, उसे आप कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर दूसरे में, और दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती हैं, और हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाती हैं, तो वो भिन्न क्या होगी। तो एक तो ये प्रश्न है जिसके आने की संभावना है, और एक है 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु वाला, एक आयु वाला प्रश्न इसमें बनता है 4 नंबर में। और एक है उदाहरण नंबर 9, सवाल नंबर 3, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। या तो मैंने जो उदाहरण बताया वो आएगा, या फिर ये सवाल, दोनों में से एक आएगा इसमें। अब यहाँ पर ग्राफीय विधि में ये जो सारांश दिया है आप इसके जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब हम अगले अध्याय की बात करेंगे, और उसमें कितने नंबर का पूछा जाएगा उसका हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछेंगे इस अध्याय से, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आना है उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण से आपको सिर्फ 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुल मिलाकर 5 अंक के। मतलब छोटा ही प्रश्न हल करना है आपको, इसमें बड़े प्रश्न हल नहीं करना है। जिस अध्याय में आपको बता दिया है कि इसे अध्याय से इतने प्रश्न आएंगे और इतने अंक आएंगे, तो आपको वही प्रश्न छुड़ाना है। आप बड़े सवाल करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए आप जो ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और वही प्रश्न हल करें। तो हम अध्याय 4 की बात करेंगे। द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में आपको यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो 3 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर आपको सवाल से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको x का मान निकाल के आपको बताना पड़ेगा, तो ये सवाल से ही बनते हैं। तो इसमें जो भी आपके पास जो भी सामग्री हैं, चाहे परीक्षा अध्ययन हो या युगबोध हो, वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं या प्रश्न बैंक वगैरह हैं, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ के और हल करके आप आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, और कौन सा सूत्र याद करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है आप उसको याद रखें, और 2 नंबर का प्रश्न है वो कौन सा आना है वो हम उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको इसमें प्रश्नावली बताऊंगा, मतलब पेज नंबर बताऊंगा कि कौन सा इसको आपको करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न आने वाला है वो द्विघात समीकरण है का फॉर्मूला वगैरह याद रखना है। 1 नंबर में तो ये बन जाएगा, और दूसरा इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आपको इसके पूरे छुड़ा के जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखते हैं। यहाँ पर परीक्षा में एक एक नंबर बहुत आपके लिए उपयोगी है और बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको पूरे सवाल इसमें करके जाना है। सिर्फ छुड़ाना है आपको, इसके सवाल पढ़ के जाना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए। अब यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 1, इसके जो सवाल दिए हुए हैं आपको हल करके बताना पड़ेगा। और उदाहरण नंबर 2,
उदाहरण नंबर 2 से एक सवाल आ सकता है, इसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नंबर का छोटा प्रश्न है, तो आप जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, या ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो उदाहरण नंबर 2 में जो प्रश्न 4 हैं इनको हल करके जाइए। उसके बाद 4.1 में है, पहला सवाल हो गया इसमें, और एक है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको सिर्फ समीकरण बनाना है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें जो आने वाला प्रश्न है वो 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है। उसके बाद है रोहन वाला, तीसरा भी, और एक पहला है एक आयताकार भूखंड वाला। इसमें आपको पूरा हल नहीं करना है, बस आपको समीकरण बना के बताना है। तो 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा ही आएगा। अब यहाँ पर आगे हैं गुणनखंडों को द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट पे जाते हैं और उसमें क्या पूछा गया है उसको पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहेगा, और द्विघात गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना और मूलों की प्रकृति, इससे संबंधित सवाल बनेंगे। तो गुणनखंडों को द्विघात समीकरण को हल करना और एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए और एक मूलों की प्रकृति, मतलब ये टॉपिक दिया है, इन टॉपिक के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसके ऊपर कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, एक तो वो मैंने बता दिया कि समीकरण बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण, जिसमें अब उदाहरण नंबर 4 है। ये प्रश्न हर बार की तरह आता है, और एक प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 5 है। पेज नंबर ये 50 और 51 पे मिल जाएगा। तो उदाहरण 4 और 5 और एक उदाहरण 3 भी कर लेना, क्योंकि उदाहरण वाले प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको करना है। अब 4.2 में आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी हल करना है द्विघात समीकरण, मूलों की प्रकृति बतानी पड़ेगी, मतलब आपको x का मान निकालना पड़ेगा, x के जो मूल होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। अब मूलों की प्रकृति यहाँ पर कहा है, मूलों की प्रकृति, तो पेज नंबर 52 पे मूलों की प्रकृति है, और ये एक सूत्र है सूत्र विधि का। तो पेज नंबर 52 पे मूलों की प्रकृति एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, एक द्विघात समीकरण है, और इसमें आपको सूत्र विधि का जो सूत्र है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो ये एक फॉर्मूला, इसको आप याद करके जाइए। और पेज नंबर 52 पे देखो, यहाँ पर 3 फॉर्मूले बताए गए हैं। 2 भिन्नों की वास्तविक मूल होते हैं, 2 वास्तविक मूल होते हैं, बराबर होते हैं, और कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ये जो 3 फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ज़रूर पूछा जाएगा, जिसको विविक्त कर का सूत्र बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्त कर का सूत्र है। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पक्का प्रश्न में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर हल करके जाइए। और एक उदाहरण नंबर 7 जो कि मोस्ट IMP है इससे संबंधित, क्योंकि छोटा प्रश्न है और आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उदाहरण नंबर जो 7 है आपको मोस्ट IMP प्रश्न है, ये ज़रूर आएगा। उसके बाद हैं उदाहरण नंबर 9 भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति कहा है, तो मूलों की प्रकृति से संबंधित सवाल जरूर आएंगे। और मूलों की प्रकृति वाले कौन से, ये जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं पेज नंबर 52 पे आपको मिल जाएंगे, इससे संबंधित सवाल जरूर आएंगे। और कौन सा सवाल है, प्रश्नावली 4.3, इसमें आप एक के का मान ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाएगा। तो 4.3 का प्रश्न नंबर दूसरा का ये जो दोनों सवाल हैं के मान ज्ञात करने वाले हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आप तो इसको जरूर करके जाइए और ये सारांश वगैरह पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसको आप सारांश को जरूर पढ़ के जाइए। अब हम अगले अध्याय की बात करेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी से कौन सा सवाल आएगा, आपको भूमिका पढ़ के जाना है, और इसमें कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और समांतर श्रेणी और nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं ये वाले अध्याय से। अब यहाँ पर कितने नंबर का कितने प्रश्न आएंगे, 5 नंबर का तो कहाँ है। अब इसमें समांतर श्रेणी से 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव, वही बात जो अध्याय 4 में थी वही इसमें भी रहेगा। अब प्रश्न कौन कौन से आएंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बड़े प्रश्न नहीं आने वाले हैं, तो हम द्विघात समीकरण हो गए हैं, यहाँ पर हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे।
तो यहाँ पर आपको 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। मतलब बड़े प्रश्न आपको हल नहीं करना है, बस आपको छोटे प्रश्न पे ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद करने हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है वो अब मैं आपको पेज नंबर सहित बताता हूँ, कौन से प्रश्न हल करना है कौन से नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो भी आपके पास सुविधा सामग्री है उससे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और पुस्तक में भी सारांश वगैरह आपको पढ़ना है। एक तो समांतर श्रेणी का सूत्र याद रखो और यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र हो सकता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5.1 पे आएंगे और यहाँ पर 2 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो कौन सा आता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। या तो आपको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहेगा, जैसे 5.1 का सवाल नंबर 2। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी में 4 पद ज्ञात करने के लिए कहेगा, जिसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हैं। मतलब ये प्रश्न में दिया जाएगा, आपको 4 पद निकालने के लिए कहेगा। अब 4 पद तो बड़ा प्रश्न हो जाता है ना, तो आपको 2 पद भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा है, ये पेज नंबर 63 पे है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो प्रश्न नंबर 3 5.1 का प्रश्न नंबर 3 का पहला दूसरा आप इसको सार्वंतर ज्ञात करना है तो पूरे हल कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 2 का पहला 2 4 8 16 एक ये प्रश्न जो है 2 नंबर में बनता है। अब अगला प्रश्न जो बन रहा है वो योग वाला है, योग वाला समांतर श्रेणी का योग। जैसे अब जो मोस्ट टाइम पे प्रश्न कहे तो वो कौन सा, अब इसमें दूसरा पद तीसरा पद ये पेज नंबर 65-66 पे दिया हुआ है। दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला भी आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। अब यहाँ पर पेज नंबर 66 पे उदाहरण नंबर 3 मैं संख्या बताते देता हूँ। AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न ब्लूप्रिंट में स्पष्ट दिया है nवां पद ज्ञात करने के लिए, तो जो 10वां पद है वो आपको n के रूप में पूछेगा। तो ये प्रश्न उदाहरण नंबर जो 3 है वो मोस्ट टाइम पे है, ये आप इसको जरूर करके जाइए। और इसके बाद हैं उदाहरण नंबर 7 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बड़े को भी छोटे रूप में बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी प्रश्न नहीं देगा जो कि शब्द सीमा सीमित है इसमें, इसलिए आपको छोटे प्रश्न पे ध्यान देना है। तो एक ये प्रश्न 2 बनते हैं, एक उदाहरण नंबर 7 और एक सवाल उदाहरण नंबर 5। ये आप कर लीजिए, पेज नंबर 67 पे है उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 3। अब इसमें प्रश्नावली 5.2 पे आते हैं। 5.2 पे जो सवाल नंबर 2 हैं ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है, लेकिन इसमें से भी आप प्रश्न बन सकते हैं। और सवाल नंबर 4 समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, ये कौन सा पद वाला भी हो सकता है। और इसमें कौन सा प्रश्न बन रहा है 2 नंबर में, तो इसमें आप मैं बता देता हूँ कौन सा बन रहा है। एक तो सवाल नंबर 13 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं, एक ये वाला है। और सवाल नंबर 12 ये प्रश्न 2-3 बार पूछ चुका है, शायद इस बार भी आ सकता है। 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसको आप हल करके जाइए, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। कहाँ चला गया, हाँ। अब आगे जो प्रश्न है n पदों का योग, समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग, इससे संबंधित सवाल आएगा।
तो ये जो पेज नंबर 74 पे ये जो फॉर्मूला है ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पर 3 सूत्र दिए हुए हैं। एक तो ये s बराबर n/2 a प्लस ए एन, ए तो प्रथम पद हो जाएगा और ए एन अंतिम पद हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 सूत्र हैं, s बराबर एक तो a प्लस एल वाला और ए एन। समीकरण 3 और 4 बनाया हुआ है, आप इन सूत्रों को याद करके जाइए। और उदाहरण नंबर 11 आप इसको जरूर करके जाइए, ये प्रश्न आएगा 2 नंबर में, क्योंकि प्रश्न में n पदों का योगफल पूछा है, योगफल ज्ञात करने का। तो सूत्र अलग अलग लगाने हैं आपको। समांतर श्रेणी का nवां पद पूछ रहे हैं तो अलग सूत्र लगाना है, और n पदों का योगफल कहा है तो अलग सूत्र लगाना, जो कि मैं यहाँ पर ये पेज नंबर 74 पे बताया गया। ये योगफल ज्ञात करने के लिए है। और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको कौन सा सूत्र लगाना है वो हम बता देते हैं। तो वह है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उदाहरण नंबर 8 में लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारांश में ऊपर लिखा हुआ है। हम प्रश्न पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है और हमारे पास प्रश्न बहुत सारे मतलब अध्याय बाकी है अभी। तो ये n पदों का योगफल में उदाहरण नंबर कौन सा कहा मैंने, पेज नंबर 75 पे 11। और एक है उदाहरण नंबर 14, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, इन दोनों में से एक जो है वो आ सकता है। अब 5.3 में आ जाइए। अब इसमें समांतर श्रेणी में योग ज्ञात कीजिए, तो पहला प्रश्न बनता है। तो पहले का पहला हो गया और दूसरा हो गया। इन प्रश्नों को हल करके जाइए। और कौन सा प्रश्न इसमें आने की संभावना है, तो प्रश्न 5.3 का सवाल नंबर 10 में से दोनों में से एक आ सकता है। और एक है 13 और 14। ये प्रश्न जो हैं छोटे प्रश्न हैं, बाकी तो बड़े प्रश्न हैं, इसलिए बड़े प्रश्नों को हल नहीं करना है, और फॉर्मूला वगैरह आप याद करके जा सकते हैं। और उदाहरण वाले सवाल आप बिल्कुल करके जाइए, उसमें से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और सारांश को आप पढ़ लीजिए। और अब हम अध्याय 6 की बात करते हैं, और अध्याय 6 में क्या पूछ रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अध्याय 6 में त्रिभुज, इसमें 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की समरूपता की कौशटिया बताना है और सारांश बताना है, और कुछ आकृतियाँ दी जाएगी, उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, इसमें भी सेम जो है 3 अध्याय 5 में था वही बात इसमें भी है। 1-2 नंबर का प्रश्न और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 30 नंबर के पूछे जाएंगे आपको। तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अध्याय 6 में बात कर लेते हैं समरूपता से संबंधित आकृति दी जाएगी और आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न वाले 6.1 हैं, ये रिक्त स्थान जरूर आएगा, इसमें से एक रिक्त स्थान। क्योंकि इसमें 6 नंबर की सही जोड़ी, 6 ऑब्जेक्ट विकल्प और सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य और एक शब्द में उत्तर, मिलाकर 30 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे या 1 अंक के रूप में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो पहला प्रश्न ये बनता है त्रिभुज की समरूपता। थेल्स प्रमेय भी आ सकते हैं जो कि मोस्ट टाइम पे हैं। ये थेल्स प्रमेय आपको गाइड वगैरह में आपको दी हुई होगी, तो आप इसको ज़रूर कर ले। थेल्स प्रमेय एक आएगी और 100% आएगी, इसलिए आप इसको थेल्स प्रमेय जहाँ पर भी हो आप इसको याद कर लीजिए। और 6.1 के जो रिक्त स्थान है वो पूरे पढ़ के जाइए। और इस 6.2 का दूसरा प्रश्न, समरूप आकृतियाँ और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, आपको इसकी उदाहरण बताने हैं। तो उदाहरण वगैरह भी 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर उदाहरण ये सवाल नंबर जो 3 है, इस भी आकृति दी हुई है और आपको चतुर्भुज समरूप है या नहीं ये आपको बताना है सॉल्यूशन करके। और ये थेल्स प्रमेय जरूर याद करके जाइए, ये जरूर आएगी। और यहाँ पर प्रमेय भी आ सकती हैं, यहाँ पर बड़ी प्रमेय हैं, इसलिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय जो मोस्ट टाइम पे बनती हैं।
एक प्रमेय है 6.2, पेज नंबर आपको 93-94 पे मिल जाएगी। 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। ये प्रमेय या तो फिर थेल्स प्रमेय। और 2 नंबर में कौन सा प्रश्न बनेगा? एक तो उदाहरण 1 है पेज नंबर 94 पे, ये एक हो गया। और इसके अलावा और 6.2 में जो पहला प्रश्न है ये इसके आने के पूरे चांसेस हैं। इसको हल करके जाइए आप, इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा। तो पहले 6.2 का पहले का पहला प्रश्न ये लगा लीजिए आप। और उसके बाद है इसमें सिद्ध करने के लिए तो नहीं आएगा क्योंकि बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ये, और इसमें छोटा प्रश्न ही आना है, इसलिए आपको प्रमेय वगैरह आप इसको पढ़ के जाइए। इसके अलावा यहाँ पर कोई प्रश्न जो ऐसा नहीं लगता है मुझे कि आ सकता है 6 में। और आपको यहाँ पर ये जो कसौटियाँ हैं, कसौटियाँ में आपको कसौटी का भी बोला है, जैसे ये 6.4 हैं, ये पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा। क्रियाकलाप वगैरह आप इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, बस आपको पूछ सकता है चित्र बनाकर और उसमें कौन सी सर्वांग समता नियम लगेगा, चाहे एस एस होगा। अब कैसे पहचान करोगे कि एस एस या एस लगेगी? अगर मान लो इसमें भुजा 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 तीनों भुजा दी रखी हो तो आपको सर एस एस सर्वांग समता नियम लगेगा। आपको ये बताना पड़ेगा। जिसमें कोण, अगर कोण दिया है तो इसमें एंगल, कोण मतलब एंगल, अगर दो भुजा दे रखी है और एक कोण दिया है तो उसमें एस ए सर्वांग समता लगेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आएगी समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी मैं थोड़ा सा जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं मोबाइल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए और आपके पास अगर साधन है तो आप उसको लगा लीजिए। अब 6.3 की जो प्रमेय है ये भी आप आ सकती हैं, तो आप इसको हल कर लीजिए, छुड़ा के जाइए। और कसौटी का कहा है इसलिए थोड़ा सा प्रमेय के ऊपर हम बात करेंगे। जो छोटी प्रमेय हैं आपके पुस्तक में अगर कहीं दे रखी हैं तो आप उसको ज़रूर याद करके जाइए। और मेरा मानना है कि थेल्स प्रमेय जरूर आ जाएगी 2 नंबर में, तो आपको थेल्स प्रमेय याद कर ही लेना। तो बाकी 2 नंबर का ही प्रश्न आना है, ज़्यादा तो आना नहीं है, बाकी ऑब्जेक्ट आना है। तो 6 पार्ट में आप ज़्यादा ध्यान ना दें, छोटे प्रश्न पे ही ध्यान दें। तो इस पार्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप मैं बोल रहा हूँ थेल्स प्रमेय आएगी मतलब आएगी। बाकी प्रश्न में तो जो दिया हुआ है, जो मैंने प्रश्न बता दिए हैं 6.1 में, वो कर लेना, आ जाएगा। अब हम अगले अध्याय की बात करें। अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में कितने नंबर का आएगा? तो इसमें भी सेम है, और 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति में। और अध्याय 8 में भी 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा हम दोनों इन अध्याय की बात कर लेते हैं। 8 तक तो सेम है, 2 नंबर के प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव। तो अब अध्याय 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दूरी सूत्र याद करके जाना है। भुज कोटि क्या होती हैं, आपको भुज और कोटि दी जाएगी और आपको इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा भुज है और कौन सी कोटि है। तो एक्स निर्देशांक जो होता है वह उसको हम भुज के बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। मतलब जो एक्स वाला जो मान है उसको हम भुज कहेंगे और वाई वाला मान को हम कोटि कहेंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर भुज और कोटि आपको चित्र दिया जाएगा, उसमें कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपको पहचानने के लिए पूछ सकता है। और दूसरा है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र भी आपको याद रखें। और हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न, तो 2 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न तो सूत्र वगैरह ही पूछ सकता है, या फिर मान पूछेगा, मान ज्ञात कीजिए, संख्यात्मक दी जाएगा। तो कौन सा सवाल आएगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं।
उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 117 उदाहरण नंबर 4 लगा लीजिए। इसमें आपको सिर्फ संबंध बताना है, ये जो x माइनस वाई बराबर 2 दिया है वहाँ तक हल करना है, टिप्पणी वगैरह नहीं करना है। चलो मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाता हूँ क्योंकि समय कम है। अब इसमें 7.1 का मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वही कर लेना, इसमें से आ जाएगा। 7.1 का पहला प्रश्न, पहले का पहला और दूसरा ये दोनों कर लीजिए, तीनों कर लीजिए, तीनों में से एक प्रश्न आ जाएगा। क्योंकि दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है तो बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, बाकी सब बड़े प्रश्न हैं, यहाँ पर आप हल करके देख सकते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरा ये करके जाइए। और दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में यहाँ पर फॉर्मूले याद कर लेना। अब मैं डायरेक्ट प्रश्न पे ही बात करूँगा, 2 नंबर का प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से पढ़ के जाना पड़ेगा। 7.2 में भी बड़े प्रश्न हैं। सात दशमलव 3 शायद हट गया है, शायद होना चाहिए था अब, लेकिन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें एक उदाहरण नंबर आप 10 देख सकते हैं, इसको हल कर लीजिए। और प्रश्न वाले से अगर हम बात करें तो कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 7, 7.2 का सवाल नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। इसको करके लीजिए, ये 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा 2 नंबर का प्रश्न जो है वो बड़ा है, इसलिए मैं जो एक है उदाहरण 6 लगा लीजिए। पेज नंबर 121-22 पे मिल जाएगा। और इसमें सवाल नंबर 7.1 का सवाल नंबर 7 ये भी आप लगा लीजिए। इसमें के का मान ज्ञात करने वाला प्रश्न था, वही ढूंढ रहा था मैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो अब ये इन्हीं प्रश्नों को करके जाइए, इसमें से एक आ जाएगा 2 नंबर का। और बाकी आपको इसके सूत्र वगैरह याद करके जाना ताकि आपको इसमें मान निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आ सकता है। वही हम आगे अध्याय 8 की बात कर लेते हैं। अब इसमें आपको मान याद करके जाना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा, कोसेक वगैरह जो भी मान दिए हैं, सारणी वगैरह जो भी हैं, आपको अगर 3 नंबर पूरे में से पूरे लाना है तो आपको इसके पूरे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आपको उसका मान गलत आएगा, आपको गलत हो सकता है। इसलिए आपको अध्याय 8 के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 2 नंबर का प्रश्न कौन सा आना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय वगैरह सूत्र वगैरह याद रखें। तो हम बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर आपको मिलेगा 133-34 पे उदाहरण नंबर 1। फिर हैं उदाहरण नंबर 5, 2 नंबर का प्रश्न है। फिर हैं 8.1 का दूसरा, तीसरा और छठा। सिद्ध करने के वाले सवाल भी 2 नंबर में पूछ सकता है। छठा प्रश्न भी आप लगा लीजिए। इसके अलावा हम त्रिकोणमिति से आपको फॉर्मूले, अगर मान रखने वाला प्रश्न भी एक अथवा में दिया होगा तो ये जो पेज नंबर 141-40 पे है वो सारणी जरूर याद करके जाइए। और इससे संबंधित मैंने अध्याय 8 की कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके वीडियो को देख लीजिए। उसमें से कुछ सवाल आपको हेल्प मिल सकती हैं अध्याय 8 के। और इसमें उदाहरण नंबर
8, इसको भी लगा लीजिए। पेज नंबर आपको मिलेगा 142-43 पे। उदाहरण नंबर 8 कर लीजिए और 8.2 का पहला और दूसरा सवाल, ये दोनों कर लीजिए। और बाकी पहले का पहला और दूसरा, बाकी तो बड़े सवाल हैं इसलिए ये 2 नंबर में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ पहला और दूसरा। दूसरे का वैकल्पिक प्रश्न है, इसको करके जाइए। और एक है सवाल नंबर 3, 8.2 का सवाल नंबर 3। इसके अलावा इसमें कोई प्रश्न नहीं, बाकी पढ़ के जाइए। और एक जो है त्रिकोणमिति सर्वसमय का है, ये जो पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न आ सकता है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखें। 2 नंबर में ये आपको सिद्ध करने के लिए 100% आएगा ये प्रश्न। ये जो 3 फॉर्मूले बनाए हुए, इस फॉर्मूले को आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न दे सकता है, तो आप इसको सोल्व करके ज़रूर जाइए। मैंने इसका एक सवाल बनाया हुआ, मैं ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। बाकी प्रश्न तो बड़े हैं यहाँ पर, और इसमें बाकी सब 5 नंबर के प्रश्न हैं, बस वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और बाकी आप इसमें फॉर्मूला वगैरह याद करके ज़रूर जाइए, बिना फॉर्मूले के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अध्याय 9 की बात करेंगे। अध्याय 9 में हम अध्याय 9 में कितने नंबर का प्रश्न पूछ रहा है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब बड़ा प्रश्न आएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अध्याय 9, 10 और 11, यहाँ से 3 नंबर के एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक प्रश्न, कुल मिला के 5 अंक का हर एक अध्याय से, मतलब 9, 10, 11 अध्याय से। और सांख्यिकी वाले और आयतन वाले पार्ट में आपको 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक नंबर का 2 प्रश्न। इसमें 2 नंबर के कोई प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब मैं अध्याय 9 की बात कर लेता हूँ। अध्याय 9 में क्या आएगा? इसमें ऊंचाई और दूरियाँ पूछी जाएगी और 3 नंबर का प्रश्न है, तो कौन सा आना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसमें आगमन और निगमन थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऊंचाई वाला समझ लेते हैं। तो इसमें पहला ही प्रश्न है जो कि 3 नंबर में आएगा, तो पहला प्रश्न लगा लो। इसमें ये थोड़ा सा हल, आइए आप पहले प्रश्न को निरूपित करिए। थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको यहाँ से हल करना है। प्रश्नों को त्रिकोण के अनुपात से आपको थोड़ा सा देख लेना है। एक है उदाहरण नंबर 5 और 9.1 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 4, इसको आप जरूर करके जाइए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है। और प्रश्न क्या बन सकता है इसमें? प्रश्न नंबर 1 है, एक तो 4 हो गया, और एक उदाहरण से जो मैंने बताया है वो कर लीजिए। बाकी प्रश्न नंबर 1 में सूर्य वाला ढूंढ रहा था यहाँ पर प्रश्न, उदाहरण में ही देखने दो। उदाहरण नंबर 1 और सवाल नंबर मैंने कौन सा बताया? प्रश्नावली का 9.1 का। एक तो है दूसरा लगा लो, आंधी पेड़ वाला, और एक सवाल नंबर
4 और एक है 7 और एक है 9। इन सवाल को आप छुड़ा के जाइए, ये आपको परीक्षा में जरूर आएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट अध्याय 10 की बात कर लेते हैं। अध्याय 10 में भी 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसमें आपको रचनाएं वगैरह पूछ सकता है और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से भी। तो पहला प्रश्न जो है प्रमेय रहेगी। इसमें हम ब्लूप्रिंट में देख लेते हैं। अध्याय 10 में वृत्त की स्पर्श रेखा पूछेगा। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह और एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर। तो 10.1 का पहला प्रश्न IMP है और रिक्त स्थान यहाँ से पढ़ के जाइए, जरूर आएगा। और एक पहला ही प्रश्न बनता है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची हो सकती हैं। तो ये एक पहला हो गया। और इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट रिक्त स्थान वगैरह पढ़ के जाइए यहाँ से। और एक है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में इसमें से जो ABCD हैं 4 में से एक जरूर आएगा, इसलिए इसको आप करके जाइए। अब पेज नंबर 165 पे स्पर्श रेखाएं की संख्या, एक वृत्त एक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है 3 नंबर का वह है प्रमेय 10.2 मोस्ट IMP हैं, इसको करके जाइए, 100% आनी है। एक है उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 167 पे। और दस 10.2 में आइए, पहला ही प्रश्न बनता है इसका, इसको कर लीजिए। और सवाल नंबर 10.2 का सवाल नंबर 4 और 5 दोनों में से एक। और सवाल नंबर 7 बिल्कुल करके जाना, 7 आने की संभावना है पूरी 7 कर लीजिए। और कौन कौन सा बताया, पहला और चौथा, पांचवा और 7वां। और एक है प्रश्न नंबर 11वां मोस्ट IMP, परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, सिद्ध करके बताना है। सिद्ध करने वाले सवाल भी आएंगे इसमें, तो 11 जरूर करके जाइए। उसके बाद हम अगले अध्याय पे बात कर लेते हैं। अध्याय नंबर 11 वृत्तों के संबंधित त्रिज्याखंड और वृत्त के क्षेत्रफल 5। 3 नंबर का इसमें भी प्रश्न आएगा। तो कौन सा आना है वो देख लेते हैं। त्रिज्याखंड वाले में अध्याय 12 में सूत्र याद रखें, थीटा कोण वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणित πr², 173 पे है। इसमें पहला ही सवाल उदाहरण नंबर 1 है, लगा लीजिए आप इसे भी। और 11.1 पहला सवाल, दूसरा सवाल, पहला और दूसरा दोनों लगा लीजिए। और एक इसमें पहला दूसरा लगा लिया और एक लगा लीजिए आप तीसरा, पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों कर लो। और 3 नंबर का प्रश्न है, बड़ा है। एक है छतरी वाला सवाल नंबर 10 और एक 11 वाइपर वाला। ये इनमें से एक सवाल आ जाएगा, करके जाइए आप 11.1 में। और बाकी प्रश्न वाली शायद हटा दी हैं, या तो पुस्तक में देख लीजिए कौन कौन से हटाए गए प्रश्नावली का आप हल करके नहीं जाना है। जो आने वाली हैं प्रश्नावली वही सॉल्यूशन करके जाइए।
अब ये सारांश वगैरह पढ़ के जाइए। अब अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर कुछ अध्याय हटाए गए हैं। आपकी पुस्तक में क्या अध्याय हैं वो आप पढ़ लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले अध्याय में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर अध्याय 12 डाला है, ये शायद अपडेट हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपकी पुस्तक कौन सी हैं आप लगा लीजिए वहाँ से। अब अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या पूछेगा। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा और आयतन पूछेगा। अब कौन से प्रश्न है इसमें वो देख लेते हैं। अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से इसमें एक अध्याय हटा दिया है। कौन सा वाला? 11 वाला, रचनाएं वाला एक अध्याय था, इसमें वो हटा दिया है शायद। डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे। 12.1 का पहला सवाल है मोस्ट एमपी। दो घनों को प्रत्येक जिसमें 64 हैं मिलाकर एक ठोस आयतन बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हो गया। एक पहला हो गया और इसमें एक सवाल हो गया चौथा, और एक कैप्सूल वाला करके जाइए। 4 नंबर में है तो आ सकता है ये। उसके बाद ठोस संयोजन वाले में देख सकते हैं 12.2 में आ जाइए। पहला सवाल इसका पाई के पदों में ज्ञात, उत्तर इसका जो आएगा वो पाई के पदों में आएगा, पाई के रूप में आएगा इसका जो उत्तर आएगा वो। सवाल नंबर 1। एक है गुलाब जामुन वाला। तीसरा, और इसमें कम कम क्यों दिए हुए हैं प्रश्नावली, शायद हटाई हुई है, तो आप ये लगा लीजिए जो मैंने बताया है। एक है कलमदान वाला, प्रश्न नंबर 4। और इसमें कुछ प्रश्न इसमें नहीं, मेरे पास नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो आपके पास अगर है तो इस पार्ट पर मैंने जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न आने वाले थे पिछले सत्र में, वो मैंने बनाए थे। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन सवालों को हल कर लीजिए। वो एक सवाल है, उदाहरण मेरे को याद नहीं आ रहा है यहाँ पर मेरे पास पुस्तक। 1 मिनट में यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर हम पुस्तक की ही देख रहे हैं। चलो मैं ओल्ड पुस्तक में से देख लेता हूँ। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, थोड़ा सा बता देता हूँ। वो नए वाले में क्या है वो इसका ज्ञात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। जो आपके पास जो ब्लूप्रिंट है उसमें हटाए गए चैप्टर कौन कौन से हैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो प्रश्न ये पुराने बुक हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। 13.1 का पहला तो आपने लगा लिया, चौथा भी लगा लिया। चौथा लगा लो आप, शायद उसमें नहीं था, जो अपडेट वर्जन आया है उसमें। और 13.2 का पहला सवाल हो गया, और तीसरा चौथा हो गया। और इसमें आगे आपको नहीं दिया गया था। और जो उदाहरण नंबर 8 है आपकी पुस्तक में, पेज नंबर 274 पर मोस्ट टाइम पे सवाल है। ये जो अपडेट वर्जन है उसमें शायद नहीं दिया है। तो आप अगर आपके पास पुस्तक है तो आपको इसको ज़रूर देख लीजिए। उदाहरण नंबर 8 मोस्ट टाइम पे है। और एक है उदाहरण नंबर 10, एक उदाहरण 8 और एक उदाहरण 10 मोस्ट टाइम पे सवाल है। हर बार की तरह पूछा जा रहा है।
फिर है 13.3। अगर ये आप ब्लू प्रिंट को देखिए कौन से प्रश्न वाली हटाई गई हैं, ये आपको स्कूल में आपको बता दिया होगा। तो अगर ये जो मैं अभी के जो बाद वाली प्रश्न वाली अगर मैं आपको बता रहा हूँ और प्रश्न वाली आपको हटा दी गई है तो आपको इन सवालों को नहीं छुड़ाना है, और अगर नहीं हटाया है तो आपको इनको छुड़ाना है। तो 13.3 है इसमें पहला दूसरा ये सवाल लगा लीजिए, पहला दूसरा हो गया इसमें। और ये जो उदाहरण बताए मैंने 8 और 10 मोस्ट आईएमपी हैं। उसके बाद है शंकु। शंकु वाले में प्रश्न तो 4 नंबर में बनता है। अब शंकु वाला जो चैप्टर आपके पुस्तक में है क्या नहीं आपके सिलेबस में, आप देख लीजिए। अगर शंकु वाला अगर सवाल आता है तो इसका पहला और दूसरा सवाल कर लेना। इसके अलावा बाकी प्रश्न वाली शायद हटा दी गई हैं, तो आप, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप सिलेबस में ज़रूर देख लें। तो जो नया अपडेट आया है उसमें 13.1 और 2 का इतना जिक्र किया गया है, लेकिन जो जो बाद में मैंने बताए हैं वो आप इसको ज़रूर देख लें। थोड़ा सा मेरी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रीन रोल थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें। इसमें वही जो मैंने उदाहरण वगैरह बताए हैं, जो जो उदाहरण आप उसको कर लीजिए, बाकी सवाल में यहाँ पर नहीं दिया है। और वही सांख्यिकी वाले में देख लेते हैं। सांख्यिकी वाले में भी 4 नंबर का प्रश्न है, देख लेते उसमें क्या क्या पूछेगा। हाँ, सांख्यिकी वाले में आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए और बहुलक और आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, ये 3 चीज़ें आपको इसमें पूछ रहा है। 5 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो हम सांख्यिकी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सांख्यिकी वाले में तो इसमें सवाल नंबर पहला ही है माध्यक, उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 192 पे होगा। उदाहरण नंबर 1, किसी स्कूल को कक्षा 10 के लिए 30 विद्यार्थियों को द्वारा, ये उदाहरण नंबर पेपर एक ये हो गया। आपको माध्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो 13.1 की बात करें तो इसमें सवाल नंबर दूसरा, 13.1 का सवाल नंबर दूसरा और तीसरा, और एक छठा, ये सवाल को लगा लीजिए आप। एक माध्य के लिए यही पूछेगा। और बहुलक की बात करें तो उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 204, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6। अब 13.2 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 बिजली वाला आयत आता है हर बार की तरह, और एक है तीसरा। फिर माध्यक वाले में आ जाइए, पेज नंबर 209 पे, उदाहरण नंबर है क्या, ये नहीं, माध्यक ज्ञात करने के लिए आएगा इसमें से। तो आप माध्यक ज्ञात एक है सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 215 पे, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 8 4 नंबर का है प्रश्न आएगा इसमें। फिर 13.3 में पहला और दूसरा, एक तीसरा लगा लीजिए। एक है 5वां लैंप वाला। इतना ही प्रश्न है, और बाकी आप इसमें फॉर्मूला वगैरह याद रखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप पूरा देखें। और अब है प्रायिकता। प्रायिकता वाले में क्या क्या पूछेगा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रायिकता और उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 नंबर के 2 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें 4 नंबर का प्रश्न ही नहीं आएगा, इसलिए
आपको छोटे प्रश्न पे ही ध्यान देना है, जैसे फॉर्मूला वगैरह याद रखें। और 2 नंबर का जो प्रश्न है वो एक तो हो गया सवाल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 226, उदाहरण नंबर 2 और एक पेज नंबर 228 पे ये सूत्र याद रखिए। सूत्र आता है रिक्त स्थान या विकल्प में आएगा। व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि पी कोष्टक ई बार इजिकल टू में 1 माइनस पी ई, ये पूरा घटना के लिए है। ये सूत्र को याद रखिए और इससे संबंधित भी 2 नंबर में सवाल आएगा। वो कौन सा आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 नंबर का सवाल एक उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 229 पे है और उदाहरण नंबर 5 जो अभी मैंने बताया वो वाले सूत्र से आपको हल करना है। तो ये उदाहरण नंबर 5 मोस्ट टाइम पे है आएगा। उदाहरण नंबर 8 और एक है उदाहरण नंबर 9। बाकी प्रश्नावली पे अगर हम आते हैं तो ये पहला और दूसरा पढ़ के जरूर जाइए। ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ से आपको प्राप्त होगा। और 14.1 का सवाल नंबर 5 लगा लो 100%। उसके बाद सवाल नंबर 8 और 9 और 2 नंबर का है, आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। बस सूत्र वगैरह याद रखें। और एक ताश की कड्डी में 52 पत्ते हैं और हर एक पत्ते में 4 रंग होते हैं, ठीक है। और उसके आप चित्र वगैरह याद रखें। अगर पत्ते नहीं भी खेलते हैं तो आज खेल लिए, आज या कल में आप खेल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इक्के कितने होते हैं, कौन से रंग का होता है, कौन सा चित्र होता है, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आप कार्ड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो एक बार आप कार्ड चाहे आप या तो किसी के पास होगा वो देख लीजिए, या तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कितने का रंग होते हैं। तो 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं और 4 चित्र होते हैं, फूल वाला, ईंट वाला और दिल वाला और उल्टा पान वाला। तो ये 4 होते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। और हर एक पत्ता 4-4 का होता है और कुल पत्ते 52 होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल था। तो आप थोड़ा इसको जो सवाल बताए हैं इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए और इनको हल कीजिए, हल करके जाइए। और मेन बात ये कि आपको प्रश्न टॉपिक दिया है और इन टॉपिक के आधार पर आगे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लास्ट यहाँ पर अंतिम जो बातें हैं मैं यही कहूँगा कि इसमें 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न हैं वो विकल्प के रूप में रहेंगे, जो कि 30 अंक के रहेंगे। और इसमें 6 विकल्प रहेंगे, 6 रिक्त स्थान रहेंगे, 6 असत्य सत्य रहेंगे, 6 जोड़ी आएगी और एक वाक्य में उत्तर आएगा 6। अब 1 से लेकर 5 तक तो ये प्रश्न हो गए 1 अंक वाले, और 6 से लेकर 17 तक कुल मिलाकर 12 प्रश्न ये 2 अंक के रहेंगे आपको। और उसके बाद 18 से लेकर 20 तक ये 3 अंक के प्रश्न होंगे। और 21 से लेकर 23 तक ये आपको 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। तो आपको 2 नंबर के ज़्यादा प्रश्न आएंगे और जो मैंने 2 अंक के आने वाले प्रश्न हैं मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा आप दूसरे प्रश्नों को भी हल करके जा सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा। तो जो सवाल आए गए उम्मीद करता हूँ कि ये इन प्रश्नों से आपको कुछ मदद मिल सकती हैं, हेल्पफुल हो सकता है। तो इनको आप करके ज़रूर जाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा और आप उनको देखें। और बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।